नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे नक्सलवाद की, वामपंथी उग्रवादी हिंसा की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की घटनाओं में 76% की गिरावट हुई है और नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कही। पिछले 8 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद हिंसा पर लगाम कसने में ऐतिहासिक सफलता मिली है और इसका श्रेय सीआरपीएफ को जाता है। नक्सलवाद यानी वामपंथी उग्रवादी हिंसा और सीआरपीएफ की भूमिका पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश में करीब 4 दशकों से नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ था, लेकिन 4 दशकों में पहली बार 2022 में नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु की संख्या में भारी कमी आई है। 2010 में जहां 1005 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 2022 में यह संख्या घटकर 98 रह गई है। गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए खास रणनीति अपनाई। नक्सलवाद का मुद्दा देश की सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना जरूरी है। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। सीआरपीएफ के पूर्व डीजी दिलीप त्रिवेदी जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे इंडिया फाउंडेशन के निदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच साहब से। ध्रुव साहब, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं आंतरिक सुरक्षा मामलों के जानकार विशेषज्ञ विनय कुमार सिंह जी। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत दिलीप जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि सीआरपीएफ का स्थापना दिवस इस समय देश में मनाया जा रहा है और पहली बार नक्सलवाद के गढ़ में, छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने एक तरह से ललकारते हुए कहा कि देश में जो नक्सलवाद है, जो वामपंथी हिंसा करते थे, उनकी लड़ाई जो है वो अंतिम चरण में है। दिलीप जी, आप कैसे देखते हैं इस पहल को? क्योंकि अमित शाह जी का, गृह मंत्री का खुद छत्तीसगढ़ में होना, उस गढ़ में होना जो कभी उग्रवाद नक्सलियों का गढ़ होता था, आपका क्या कहना है इस पे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नक्सलवाद है वो अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि जिस हिसाब से पहले उनका वर्चस्व था उस एरिया पे, जिस हिसाब से उनका एक तरह से पूरा उस पूरे इलाके के ऊपर वो कोई डेवलपमेंट नहीं होने देते थे, सड़कें नहीं बनने देते थे, पुलिस फोर्स का मूवमेंट नहीं होने देते थे, लोगों का मूवमेंट नहीं होने देते थे, बसेस का मूवमेंट नहीं होने देते थे। अब ये सब चीज़ें अगर आप अब ये सब काफ़ी सामान्य हो गया है। वो हम ये उसको ब्लो अप कर देते थे, टीवी टावर्स ब्लो अप कर देते थे, या आपके मोबाइल टावर्स ब्लो अप कर देते थे। इनकी रणनीति थी कि संचार ना हो, डेवलपमेंट ना हो, उस एरिया में लोगों को एहसास ना हो, वो कटे रहें पूरे देश से और इनका वर्चस्व उनके ऊपर बना रहे। ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। अब रोड्स भी बन रही हैं, बसें भी चल रही हैं, छोटे छोटे गांवों तक बसें जा रही हैं, आपके मोबाइल टावर चल रहे हैं, लोग एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। और सीआरपीएफ की इसमें अहम रोल ये रही है कि धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो उनके कैंप्स थे उनको आगे बढ़ाते बढ़ाते जो इन डेप्थ एरियाज़ में, जहाँ की माओस्ट एरियाज़ में लोग कहते थे यहाँ कोई घुस ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ माओइज्म, वहाँ जाके उन लोगों ने अपने बेस कैंप्स बनाए हैं। तो उस बेस कैंप्स से में रहते हुए आसपास के इलाके को उन्होंने सिक्योर किया है। एंड डे बाय डे, रोज़ाना अगर देखें ऑन अ डेली बेसिस, ये प्रोग्रेस जो है या ये मूवमेंट फॉरवर्ड जिसको कहा जाए ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, ये बढ़ता जा रहा है। एंड उसकी वजह से काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट कंट्रोल। दिलीप जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात को कहा कि जो नक्सलवाद पे अंकुश लगा है, जो कमी मामलों में आई है, उसका श्रेय सीआरपीएफ को जाता है, जिस तरह से बलिदान सीआरपीएफ ने अपने दिए। लेकिन विनय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अमित शाह जी का, यानी देश के गृह मंत्री का, नक्सलवादियों के गढ़ में जाना और वहां यह संदेश देना कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है, क्या मायने हैं इसके? और हम इसे नक्सलवाद कहें या वामपंथी उग्रवादी हिंसा कहें, इन शब्दों के क्या मायने हैं, क्या संदेश है इसका? देखिए, कार्रवाई दो तरफा हुई है जी। एक सीधे तौर पे जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी ने मिलकर के सीधे तौर पे कार्रवाई की है स्टेट पुलिस के साथ मिलकर के अलग अलग राज्यों में। दूसरा,
1-to-1 केसेस को भी टारगेट किया गया है। जैसे मैं झारखंड का बताता हूँ कि एक एक केसेस को लिया गया, उसमें कन्विंस किया गया, उनकी काउंसलिंग की गई परिवार की, और मुझे लगता है कि उसके बड़े अच्छे परिणाम भी आए, बहुत सारे सरेंडर्स हुए। दूसरा, ये जो आकर्षण था नक्सलवाद को लेकर के, वामपंथ को लेकर के, ये आकर्षण खत्म हुआ है। और मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 2 इसको मौके मिले गवर्नेंस के सेंटर में, तो उसने इस पे अच्छा काम किया है कि युवा हतोत्साहित हुए हैं। एक गवर्नमेंट को देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में लीडरशिप को, तो उनको आकर्षित करता है मतलब सरकार का हिस्सेदार बनना, मुख्य धारा का सहभागी होना। दूसरी तरफ अपनी तरफ जब झांकते हैं पुरानी लीडरशिप या करंट लीडरशिप में, तो वहां बेईमानी, व्याभिचार, करप्शन, उस लीडरशिप में केवल बातें अच्छी अच्छी हैं, दुनिया बदल देंगे, देश बदल देंगे, लेकिन सच मानिए तो जो नक्सल लीडर्स हैं उनके अपने जीवन बदले हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार एक अच्छी जिंदगी बड़े बड़े शहरों में जी रहे हैं। नीचे जो काडर्स हैं उनका हाल बुरा है। हतोत्साहित इसलिए भी हुए कि जो फाउंडर फादर्स थे, कानू सान्याल 2010 में सुसाइड कर गए। जो व्यक्ति जिसकी विचारधारा या जिसकी आइडियोलॉजी ने कई लाख लोगों के हत्या का कारण बना, वो लास्ट में खुद आत्महत्या करता है। तो आकर्षण नहीं बचा है ये जो नक्सलवाद है। और दूसरा कि काडर्स मिलने मुश्किल हो गए हैं भाई साहब, काडर्स नहीं मिल रहे हैं। और गवर्नमेंट जो एक गैप था जहां ये पनप रहे थे, जो फॉल्ट लाइन थी, उस फॉल्ट लाइन को सीमेंट करने में, उस गैप को पाटने में सेंट्रल गवर्नमेंट या कई स्टेट गवर्नमेंट्स भी उस गैप को पाटने का एक सफल प्रयोग हुआ है। और सरकार दरवाजे तक पहुंची है, जहां एक पोटेंशियल होता था, जहां से गवर्नमेंट नहीं पहुंचती थी, जहां विकास नहीं पहुंचा था, और वहां पे पनपता था ये नक्सलवाद और इस तरह की गतिविधियां। तो केवल नक्सलवाद ही नहीं, जितने ऐसे इंसर्जेंट फोर्सेस थे, इंक्लूडिंग सीपीआई, माओइस्ट, नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप्स को ले लीजिए, सब लोगों को ये लगा है कि मुख्य धारा में आने से ही वो कल्याण हो सकता है। जो नारा लंबा चौड़ा देते थे कि गरीबों का कल्याण, इक्वालिटी और बाकी सारी चीजें, तो ये मुख्य धारा में रह करके और गवर्नमेंट के साथ कदम से कदम मिला करके ही ये विकास संभव है। जी ध्रुव साहब, आप कैसे देखते हैं इस समस्या को, क्योंकि 4 दशकों की ये समस्या अब अपने अंतिम चरण में है। एक प्रकार से नक्सलवाद देश में दम तोड़ रहा है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार का कुछ हिस्सा, यूपी का कुछ हिस्सा, उड़ीसा का कुछ हिस्सा, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा, देश के तमाम राज्य कभी प्रभावित होते थे, अभी गिने चुने जिलों में सीमित रह गया है और इक्का दुक्का घटनाएं सुनने को मिलती हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, ये शुरुआत इसकी हुई थी 1967 में, ये तो सबको मालूम है। और तब से लेके ये एक प्रकार से आप ये समझ लें, लड़ाई जो है ये जारी है। जब हम इस 2000 के ऊपर आ जाते हैं, 2004 खास करके एक टर्निंग पॉइंट हुआ था कि जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद हम आते हैं 2004 से 2014 तक। ये अगर आप पीरियड देखें तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी इन एक्टिविटीज़ में। और उसके बाद हमने देखा है कि काफ़ी हद तक ये कम होना शुरू हुआ है और अब वो इस स्थिति पे आ गई है कि ये कंट्रोल पे आ सकती है। तो कई कारण हैं इसके। एक तो जिस प्रकार से मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पेनिट्रेशन हुई है स्टेट्स में, जो इलाके हैं जो पहले कोई पॉलिटिशियन नहीं जाते थे, तो वहाँ पर एक बार जब लोग अभी जाना शुरू हो गए, जब पॉलिटिक्स वहाँ पर शुरू हो गई, जब लोग अपना वोट दे सकते हैं, तो एक तरफ से सोच में बदलाव आ सकता है। अगर आप वेस्ट बंगाल में देखें, वो तो अभी तकरीबन ख़त्म ही है। बिहार में भी कोई छुटपुट केस ही आते हैं। 2 स्टेट हैं, गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी कम है, लेकिन 2 स्टेट हैं अभी तक भी जो कंसर्न वाले स्टेट है, वो है छत्तीसगढ़ और झारखंड। और छत्तीसगढ़ में जाके इस प्रकार का मैं समझता हूँ, ये होम मिनिस्टर साहब उधर गए, गृह मंत्री वहाँ पर गए, एक तरफ से वो स्टेटमेंट है, वो उनका जाने का मकसद एक तो ये भी था, एक स्टेटमेंट देना कि देखिए सब कुछ अभी नॉर्मल हो रहा है। इससे क्या होता है कि जो मनोबल है नक्सल की लीडरशिप का, उसमें जाके बहुत फ़र्क पड़ जाता है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और स्टेट फोर्सेस हैं, उनका मनोबल फिर बढ़ जाता है। और ये एक तरफ से जब मैंने इसको एनालाइज किया है, एक तरफ से ये सोच के ऊपर भी होता है कि जो पब्लिक है, अभी ज़्यादा करके ट्राइबल लोग जो उस तरफ रहते हैं जी, उनके दिल में भी ये है कि अगर हम स्टेट की तरफ जाएं
और स्टेट आगे हाथ ना बढ़ाए तो हमारा बाद में क्या होगा, एक तरह से वो डर भी होता है। अभी वो डर जो है मैं समझता हूँ वो पूरा ख़त्म हो गया है स्टेट की तरफ से। जैसे भी डीजी साहब ने बताया, जो इकोनॉमिक पेनिट्रेशन हुई है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की पेनिट्रेशन हुई है, वो बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक आगे तक आ गई है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इंडिया फाउंडेशन में जहाँ मैं काम करता हूँ, कई किस्म के लोग आते हैं मिलने के लिए, और वहाँ पर कई लोग वो हैं जो नक्सल इलाके में काम करते हैं, और उन्होंने मुझे साफ कहा कि देखिए ये अभी हालत आ गई है उनकी कि वो समझौता करने चाहते हैं, और अगर उनका समझौता हो जाए तो अच्छी बात होगी। एक तरफ से उनकी तरफ से अभी ऑफर्स आ रहे हैं कि देखिए एक पीस डील करवा लीजिए जी। इसका मतलब ये है कि वो अभी बैकफुट पे है, अगर क्रिकेट का शब्द हम लेंगे, और सिक्योरिटी फोर्सेस का, स्टेट का, और जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसका दबाव जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ जो ट्रेंड्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन इनको आगे चलाना है, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए, दबाव मुझे नहीं लगता है कम करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, ये फिर से वापस आ सकती है जी। तो जिस प्रकार से हम चल रहे हैं, मुझे तो कोई शक नहीं है कि आगे वाले 2, 4, 5 सालों में ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा खतरा मुझे नहीं लगता है उन इलाकों पे है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर टेररिस्ट जो नक्सलाइट वहाँ पर हैं, उनके जितने भी गुट हैं, माओइस्ट वगैरह जो हैं, ज़्यादा करके खतरा मुझे लगता है दिल्ली में है। जो इनके जो अर्बन नक्सल जिनको हम कहते हैं, जो उनके सपोर्ट बेस हैं, मुझे लगता है उनको भी एड्रेस करेंगे, क्योंकि जब वो एड्रेस हो जाएंगे ये मामला पूरी तरह से बिल्कुल। समाप्त हो अर्बन जाएगा। नक्सलियों का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेनजीर, मैं आपसे भी इस बात को समझूंगा, क्योंकि इसके कई पहलू हैं। जो नक्सलवादी हिंसा है, वामपंथी उग्रवादी हिंसा जो है, उसके कई पहलू हैं, उनको मैं समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन दिलीप साहब, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं। यह समस्या मुझे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का वक्तव्य समय समय पर उनका याद आ रहा है कि उस समय वो चिंता जाहिर करते थे जब देश के प्रधानमंत्री थे कि वामपंथी उग्रवादी हिंसा इस देश के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। अलग अलग समय में, 4 दशकों की जब मैं बात कर रहा हूं, और इस सरकार में जो बदलाव एक हुआ, आप क्या वजह मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से 3 स्तरीय रणनीति बनाई गई होम मिनिस्ट्री के लेवल पर, वो क्या थी? किस तरह से जमीनी स्तर पर काम हुआ? सीआरपीएफ की भूमिका को आप कैसे देखते हैं इसमें? इसमें देखिए, जब ये शुरू हुआ एट इट्स हाइट, जो आप कह रहे हैं मनमोहन सिंह जी के समय में, तो उस समय इनका नारा था पशुपति से तिरुपति तक। मतलब पूरा रेड कॉरिडोर की बात करते थे उस समय। देयर वाज इवन नेपाल के अंदर इनके जड़ें थी माओइज्म की। ग्रेजुअली उसमें हुआ क्या, जब शुरू में सीआरपीएफ लोकल पुलिस जो थी, वेदर इट वाज छत्तीसगढ़ और झारखंड, और उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं थी इनको डील करने की, ना स्ट्रेंथ थी, ना फायर पावर था, ना कैपेबिलिटी थी, ना उतना एक्सपीरियंस था। तब ये सीआरपीएफ को इंडक्ट किया गया। शुरू में सीआरपीएफ ने भी कुछ सफ़र किया, सम सेटबैक्स, लेकिन वो वेरी ग्रेजुअली उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि इनकी रणनीति क्या है। मैक्सिमम ये क्या यूज़ करते थे, एक्सप्लोजिव्स, हाई एक्सप्लोजिव्स ब्लो अप करते थे व्हीकल्स को। एंड आप यू विल बी सरप्राइज कि कभी कभी वो एक्सप्लोजिव्स रोड में 3-3, 4-4 साल पहले से गाड़ लिए जाते थे कि जब काम होगा तब यूज़ होगा। एंड हैवी एक्सप्लोजिव्स होते थे, क्योंकि वो सब माइनिंग एरिया है, वहाँ एक्सप्लोजिव्स मिलना इन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होता था। तो द बिगेस्ट वेपन दैट दे हैड वाज एक्सप्लोजिव्स। इनके पास कहीं बाहर से वेपन नहीं आते थे। इनका कहना, नारा यही था कि एनिमीज़ वेपन इज़ आवर वेपन। तो फिर ये स्ट्रैटेजी बनाई गई कि हाउ टू डील विद दिस एक्सप्लोजिव्स। फिर इनके जो गढ़ थे उन एरिया में डेवलप किए गए इन्फॉर्मर्स। एक समय आपको याद होगा कि एक बटालियंस बनाई गई विच वर फ्रॉम लोकल पीपल, उनको यूज़ किया गया टू पेनिट्रेट इनटू द एरिया। फिर स्पेशलाइज बटालियंस बनाई गई जिनका नाम रखा गया कोबरा, combat battalion for resolute actions. So they were equipped in a different way, they were trained in a different way. वो मूवमेंट डिफरेंट वे से करते थे, व्हीकल से करते ही नहीं थे, जंगल में मूवमेंट करते थे। तो ये सब एक कंबाइंड बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगाई गई। फिर हम लोगों ने ड्रोन्स का यूज़ शुरू किया, टेक्नोलॉजी का यूज़ शुरू किया टू फाइंड देयर लोकेशंस। एयर बॉम्बिंग्स, वो मोटार फायरिंग्स की गई इनके लोकेशंस के ऊपर। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाई गई। एंड क्योंकि सीआरपीएफ के पास वो वेयर विद ऑल था, वो एक्सपर्टीज़ थी, वो मैन पावर था, वो फायर पावर था, और वो विजन था हाउ टू डील विद देम। सो दैट इज़ वाई सीआरपीएफ वाज एबल टू सक्सेसफुली कंटेन देम। बट क्योंकि तब तक ऑलरेडी काफ़ी फैल चुके थे, टाइम लगा इनको कंट्रोल करने में, और करते करते अब आज आ गए हैं टू अ लिमिट वेयर आई थिंक इवन अगर थोड़ा बहुत टेररिज्म कहीं बचा है, माओइज्म बचा है, तो दैट इज़ अराउंड दिस छत्तीसगढ़। इवन अगर आप देखिए झारखंड,
तो वो रोग एलिमेंट्स हैं, कोई मेन स्ट्रीम एलिमेंट्स नहीं है झारखंड में एंड इवन गढ़चिरौली में। दे आर दोज जो पैसा भी उगाते हैं इन द नेम ऑफ माओइज्म एंड ऑल जी। एंड आंध्र प्रदेश में तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। सो नाउ इट इज़ ओनली अ स्मॉल एरिया ऑफ जगदलपुर, फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे आपने कहा, कहाँ 189 डिस्ट्रिक्ट्स की बात होती थी, कहाँ नाउ 15, 20, 25 डिस्ट्रिक्ट भी नहीं रहे, शायद 15 या 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे अफेक्टेड रह गए। सो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है ओवर द ईयर्स। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इट इज़ इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पीपल एंड इट, आई थिंक आफ्टर ऑल द सैक्रिफाइस दैट CRPF हैव मेड, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट ऑफ द CRPF। ध्रुव साहब, जब भी कोई ऐसी लड़ाई होती है किसी ऐसे तत्वों के खिलाफ, क्योंकि नक्सलवाद एक संगठित, मैं कहूँगा गिरोह की तरह काम देश में कर रहा था, अलग अलग राज्यों में यूनिट्स इनकी बनी थी, जिस तरह समन्वय के साथ सभी राज्यों ने, क्योंकि मैं इसको राजनीति से देखना चश्मे से नहीं चाहता, लेकिन एक समय ये सवाल उठता था कि ये समस्या राज्यों की है या राष्ट्रीय समस्या है। इस मुद्दे पर खूब चर्चा होती थी। जाहिर सी बात है, राज्यों के बीच समन्वय, क्योंकि करीब 12-13 राज्य एक समय प्रभावित होते थे, जो अभी 20-25 जिलों तक ही कुछ एक दो घटनाएं उभर के सामने आती हैं। इस समन्वय की रणनीति को आप कैसे देखते हैं? क्या बदलाव आपने महसूस किया? देखिए, बहुत पहले, क्योंकि इस सब्जेक्ट के साथ तो मैंने तकरीबन 20 साल डील किया हुआ है अभी, तो प्रॉब्लम ये होता था कि नक्सलवाद को लॉ एंड ऑर्डर समझा जाता था, और जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं वो स्टेट सब्जेक्ट में आ जाता है और वो सेंटर के हिस्से में नहीं आता है। तो हमारी तरफ से काफ़ी बार सुझाव आया कि नक्सलवाद को आप कंकरेंट लिस्ट में ले लीजिएगा, लेकिन वो हुआ नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर आप दो स्टेट्स की बात लेते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर ये जो नक्सल हैं, माओइस्ट हैं, अगर वो एक स्टेट में ऑपरेट करते हैं और ऑपरेशन के बाद दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तो इस स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट के साथ नहीं जा सकती है। तो DG लेवल पर, पुलिस लेवल पर, बेशक पॉलिटिकल लेवल पर कोऑपरेशन होगी, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात है कि पुलिस लेवल के ऊपर कोऑपरेशन हो। तो वो कोऑपरेशन होती थी, लेकिन मैं समझता हूँ वो कोऑपरेशन उस दर्जे की नहीं हो सकती है जब तक कि कोई कोऑर्डिनेटेड सेंट्रल एजेंसी ना हो। लेकिन फिर भी ये बहुत कंट्रोल पे आ गया है, क्योंकि ये इतना मुश्किल प्रॉब्लम था। मैंने तो खुद देखा है कि माइन वॉरफेयर को, जैसे DG साहब ने बताया, अगर वो माइन ज़मीन के ऊपर गाड़ी है और आपको मालूम नहीं है कि कहाँ पर है, तो इसको न्यूट्रलाइज करना तकरीबन नामुमकिन है। जी। तो कैजुअलिटीज तो जरूर होंगी, ये कैजुअलिटी CRPF ने खाई हैं। जी, कह सकता हूं मैं इस बात को कि 2014 से पहले नक्सलवाद के नाम से एक दहशत देश में होती थी, जो प्रभावित जिले थे या राज्य थे, लेकिन अब ये लड़ाई अंतिम चरण में है। लेकिन एक बड़ा सवाल जिस तरफ ध्रुव जी ने इशारा किया, और वो मुद्दा अक्सर उभर के सामने आता है, अर्बन नक्सली। विनय जी, एक बड़ा मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये कि क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस लड़ाई को हम कह रहे हैं अंतिम चरण में है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ समय पहले तक नक्सलियों को जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण मिलता था, लेख के द्वारा और दूसरी तरह से NGO के द्वारा, क्या वो सब भी एक बड़ा कारण है? देखिए, लड़ाई अंतिम चरण में नहीं है जी। लड़ाई का एक चरण है जो अंतिम चरण में है, लड़ाई का दूसरा चरण शुरू होता है। कटोच साहब ने जैसा बताया कि 2004 से और 14 के बीच में ज़्यादा घटनाओं होने का एक कारण था। 2004 में CPI माओइस्ट और PWG का मर्जर होता है और एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसका नाम था STIR, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। कोबाड गांधी उसके मेन लोगों में से रहते हैं जिन्होंने बनाया। फिर 2007 में जाकर के ये जो डॉक्यूमेंट है उसका 13 चैप्टर रहता है UP-UA, अर्बन पर्सपेक्टिव और वर्क इन अर्बन एरियाज, और वो फुल फ्लेज डॉक्यूमेंट के रूप में 2007 में आता है। आप जब उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो इस बात का फोरकास्ट किया हुआ है कि आने वाले समय में हमारी जो जंगल की गतिविधियां हैं, जो नॉन अर्बन एक्टिविटीज़ हैं, वो कम हो जाएंगी। उसके कारण है कैडर्स कम मिलेंगे, स्टेट का आर्ट ऑफ सर्विलांस ज़्यादा अच्छा अपग्रेडेड वर्जन में होगा। उस स्थिति में हमको शहरों की तरफ रुख करना चाहिए और जितने अनएक्सपोज्ड कार्डर्स हैं उनको शहरों की तरफ ले जाना, छोटे छोटे समूह बनाना और शहरों में मोबिलाइजेशन कैपेसिटी इकट्ठा करना। अर्बन नक्सल का जो कंसेप्ट है वो यहाँ तक है, इतनी बारीकी से 2007 के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि RWA कमिटीज़ में हमको पेनिट्रेट करना है, पूजा पंडाल की समितियों में पेनिट्रेट करना है, लेबर यूनियंस में पेनिट्रेट करना है, सफाई कर्मचारियों में पेनिट्रेट करना है। और एक बात बताता हूँ, अभी किसान आंदोलन हुआ,
किसान आंदोलन को लेकर के 10 तरह के सवाल उठे। सीपीआई माओइस्ट ने अभी 2 महीने पहले अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया, 7-8 पन्ने का एक प्रेस रिलीज है। उस प्रेस रिलीज में सीपीआई माओइस्ट ने 2 बातें कही हैं जो गौर करने लायक है। एक, किसान आंदोलन में हमारी सहभागिता थी और यह एक सफल आंदोलन था हमारी दृष्टि से, कि हमारा एक सफल आंदोलन था किसान आंदोलन। दूसरा, उन्होंने उस कोबाड गांधी को, जिसने अपना जीवन दे दिया, कोबाड गांधी को गद्दार कहा, क्योंकि कोबाड गांधी को यह लगता है कि ये जो रास्ता उन्होंने आजीवन जिसको फॉलो किया, उस रास्ते से कुछ नहीं निकलने वाला है और लोगों को मेन स्ट्रीम होना चाहिए। तो कुल मिला जुला करके जो ये अर्बन नक्सल का जो कंसेप्ट है, ये वहां से 2007 के डॉक्यूमेंट से निकलता है। और मैं ये कह रहा हूं, फॉर्मेट बदलेगा। 5th जनरेशन जो वारफेयर टेक्निक जिसकी हम बात करते हैं, उसके 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, सोशल इंजीनियरिंग और प्रोपेगेंडा। और आप देखिए पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 2007 के बाद से आप पूरी तौर पर देखेंगे छोटी छोटी घटनाएं जिसमें कि समाज का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के सामने खड़ा हो सकता है। हिंदू वर्सेस मुसलमान का हो, तमिल वर्सेस हिंदी का हो, बुद्धिज्म वर्सेस हिंदुज्म का हो, खालिस्तान वर्सेस हिंदूज का हो, रेस्ट ऑफ इंडिया का हो, इसको सोशल इंजीनियरिंग का ही ये एक प्रकल्प है और उसको प्रोपेगेंडा के साथ ब्लेंड करके एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और सीपीआई माओइस्ट पहले इकलौता काम करता था, अब ऐसे कई संगठन हैं जो आपस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाते काम करते हैं। जैसे भीमा कोरेगांव, उसमें सीपीआई माओइस्ट केवल नहीं था, कई संगठन थे, उसमें सीपीआई माओइस्ट ने भी अपनी ताकत लगाई थी। तो सीपीआई माओइस्ट पहले इकलौता कर रहा था काम धाम, अभी बहुत सारे संगठन हैं, आपस में झगड़े हैं, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ वो काम कर रहे हैं और नए नए फॉर्मेट में। जाहिर सी बात है, अर्बन नक्सली का जो मुद्दा बार बार उभर के सामने आता है, वो नक्सलवाद का ही एक दूसरा चेहरा है जो अलग अलग रूप में उभर के सामने आता है, अलग अलग संगठनों के रूप में सामने आता है। जाहिर सी बात है, ये भी एक बड़ी चुनौती है अर्बन नक्सली। आखिरी सवाल मेरा आपसे है दिलीप जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं, एक समय था इस तरह की खबरें भी आती थी कि नक्सलवादियों ने स्कूल की जो भवन था, स्कूल की जो बिल्डिंग थी, उसको बम से उड़ा दिया, अस्पताल को उड़ा दिया, कोई विकास कार्य नहीं होने देते थे। लेकिन पिछले 7-8 वर्षों में खास तौर से तस्वीर बदली है और जो कल्याणकारी योजना है, विकास योजना है, अब प्रभावित क्षेत्रों में जो नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र माने जाते थे, सड़क नहीं बनने देते थे, अब तो हजारों किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं। ये बदलाव क्या कहता है? यही सबसे बड़ा बदलाव है जिसकी वजह से इतना अचीवमेंट हम लोगों को मिला है। सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल है, सीआरपीएफ का रोल है, लेकिन अगर उसके साथ साथ ये सब चीज़ें ना हो तो फिर वो नॉर्मल जो वहाँ की लोकल पब्लिक है उसको आप उस मुद्दे से हटा नहीं पाएंगे जो कि था। ये मैंने पहले भी कहा कि ये जो 1-2 नहीं, कई सारे स्कूल इन्होंने वो उड़ाए, कई सारे ये टावर्स, टीवी इसके मोबाइल टावर्स उड़ाए, हॉस्पिटल्स नहीं चलने देते थे, रोड्स नहीं बनने देते थे, रोड्स पे जो बसेस कनेक्ट करती हैं इनसाइड, वो सब उनको डरा धमका के ठेकेदारों को बसें बंद कर दी थी, जो जहाँ रोड थी वहाँ भी नहीं बस चल पाती थी। तो ये सब प्रॉब्लम्स इन लोगों ने जानबूझ के किए थे, बिकॉज इनको ये था कि अगर ये सब चीज़ें होने लगेंगी यहाँ पे तो अपने आप लोगों में जागृति होगी, अपने आप लोगों में अवेयरनेस होगी कि भाई ये नक्सलिज्म से जुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, एंड वी मस्ट मूव इनटू द मेन स्ट्रीम। एंड ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट का है वो यही है दैट इन सब चीज़ों में सक्सेस मिला है गवर्नमेंट को, और इस सक्सेस अलॉन्ग विद द माइट ऑफ द फोर्स, माइट ऑफ द स्टेट इन द फॉर्म ऑफ द पुलिस फोर्सेस, एंड ऑफ कोर्स लोकल पुलिस की भी कैपेबिलिटी बढ़ाई गई, विथ हेल्प ट्रेनिंग दी गई, सीआरपी ने दी, कई लोगों ने उनको ट्रेनिंग भी दी गई, उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाई गई। और मेरे को लगता है इन अनदर फ्यू ईयर्स टू कम शायद सीआरपीएफ को वहाँ से काफ़ी हद तक विड्रॉ भी करा जा सकेगा, एंड लोकल पुलिस विल नाउ बी एबल टू मैनेज छत्तीसगढ़ लाइक ऑल अदर स्टेट्स आर मैनेज्ड बाय द लोकल पुलिस। ये स्थिति अब आने में बहुत देर नहीं लग रही है मेरे को। जी, जाहिर सी बात है, कहा जा सकता है कि जो नक्सलवाद यानी वामपंथी उग्रवादी हिंसा थी उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा है, लेकिन अर्बन नक्सली के रूप में एक चुनौती बड़ी सामने खड़ी है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संसद टीवी से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।